स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पार्षद। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करेंगे मैनपुरी से आ रही खबर के साथ, जहां खड़ी कार आग का गोला बन गई। कार सवार मां बेटा समेत एक मासूम आग से झुलस गए। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। घायल मां बेटे और मासूम को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। थाना बेवर क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के पास की ये घटना है। तो मैनपुरी में एक चलती गाड़ी आग का गोला बन गई और सबसे दुखद बात ये रही कि इसके अंदर जो लोग सवार थे वो इस आग में झुलस गए। बुरी तरीके से झुलसे मां बेटे और एक मासूम को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कार सवार मां बेटे और मासूम को कड़ी मशक्कत के बाद इस आग से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो काफी हद तक झुलस चुके थे। अभी फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रविवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी पहुंच रहे हैं। भाजपा काशी क्षेत्र की बैठक में वाराणसी और आसपास के 16 जिलों के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी और मेयर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी, जिसमें प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत करने और 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। तो वाराणसी में कल जेपी नड्डा का कार्यक्रम क्या रहने वाला है, आइए आपको यह भी बता देते हैं। सुबह 11:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। 11:50 पर गोकुल धाम में आगमन होगा। 12 बजे से 3 बजे तक काशी क्षेत्र की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। फिर 3 बजे से 4:30 बजे तक अमेठी कोठी में आराम करेंगे जेपी नड्डा। फिर 4:30 बजे अमेठी कोठी से रोहनिया क्षेत्रीय कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे और 4:45 पर काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। फिर 6:45 बजे चौधरी लान के लिए प्रस्थान करेंगे जेपी नड्डा और 7 बजे सामाजिक नेताओं के साथ वो संवाद करेंगे। फिर 8 बजे रात के अमेठी कोठी के लिए प्रस्थान, जहां पर रात्रि विश्राम करेंगे जेपी नड्डा। तो कल उनका ये तय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को पंचायत चुनाव और आने वाले 2022 को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन के बाद अब जल्द ही कोरोना की वैक्सीन बाजारों में आने वाली है, जिसके बाद लोग खुद कोरोना वैक्सीन खरीदकर टीका लगवा सकेंगे। लेकिन बाजार में वैक्सीन आने से पहले केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। सरकार ने वैक्सीन की एक डोज की कीमत 250 रुपए तय की है और एक व्यक्ति को कोरोना के टीके की 2 डोज लगती है, यानी 500 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेगा। हालांकि कोरोना वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में हो सकेगी जो कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे, जहां शाही स्नान के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वैष्णव कुंभ बैठक में अधिकारियों के साथ चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि कुंभ की दिव्यता और भव्यता को संभालने के लिए सभी कार्य जल्द पूर्ण हो जाने चाहिए। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से जब साधुओं के द्वारा यमुना में गंदगी को लेकर नाराजगी जताने पर सवाल किया, तो ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हम साधुओं से बात करेंगे और उसमें जल की धारा निरंतर बहती रहे, ऐसा भी करेंगे। लेकिन जिस घाट पर साधुओं ने स्नान किया उस पर किसी ने पूर्व में स्नान नहीं किया, कुछ सिल्ट उसमें जमी रही होगी, इस वजह से ज्यादा गंदगी दिखाई। मथुरा वृंदावन नगर निगम जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय एवं वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को बधाई। अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमारा पूरा शासन प्रशासन खूब जुटा है और हर दिन इसमें हम लोग सुधार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो और चाह रहे हैं कि हर दिन इसमें और ज़्यादा व्यवस्थाओं में सुधार और हम कैसे कर सकते हैं। और भंडारे में पहुंचे श्रीकांत शर्मा और सपा नेता रामगोपाल यादव। हनुमान बाग आश्रम पर चल रहा है 3 दिवसीय भंडारा। भंडारे के आखिरी दिन श्रीकांत शर्मा और सपा नेता रामगोपाल यादव पहुंचे। संत सियाराम दास महाराज से इन्होंने आशीर्वाद लिया। ब्रिज के विकास को लेकर भी चर्चा।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एबीपी गंगा पर यहां हो रही खुदाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जेसीबी से लेकर तमाम मशीनें लगने लगी हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई पूरी हो चुकी है और जहां नींव की ढलाई का काम होना है वहां मिट्टी भी मिल चुकी है। बताया ये जा रहा है कि कुछ ही दिनों में नींव की भराई का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 दिनों में नींव की भराई का काम भी शुरू होगा। फिलहाल खुदाई शुरू हो चुकी है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान आज संपन्न हो गई, जिसमें अब तक 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा होने की खबर है। हालांकि आज और कल बैंक बंद होने के कारण समर्पण निधि में कितनी धनराशि जमा हुई है ये सोमवार को पता चल पाएगा, लेकिन शुक्रवार तक इस अभियान में 2100 करोड़ की धनराशि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैंक खाते में जमा हो चुकी है। इस अभियान की कामयाबी को देखते हुए अब विदेशों में भी समर्पण निधि अभियान चलाने की तैयारी है, जिसे ट्रस्ट की होने वाली बैठक में चर्चा की जा सकती है। और आज हम अकाउंट्स की बैठकें कर रहे हैं। हम लोगों ने जो अभियान चला रखा था, आज माघ की पूर्णमासी होने के कारण उसका समापन दिवस है। संक्रांति से वह आरंभ हुआ था और आज वह समाप्त हो रहा है। पूरे देश के लोगों ने इसमें बड़ी उत्सुकता के साथ जानकारी प्राप्त की, उत्साह के साथ समर्पण भी किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ ध्रुव सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष अयोध्या से चलकर मऊ बैलौली बाजार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के अनावरण करने जाते समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का सुबह से ही कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह का काफिला अयोध्या से मंडूरी बाजार पहुंचा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए और उनका जोरदार स्वागत किया। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाले लॉयन सफारी पार्क से 2 शेर मरियम और पटौदी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के गृह जिले गोरखपुर के अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर भेजा जा रहा है। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने विरोध करने के लिए सफारी पार्क में बैंड बाजे के साथ पहुंच गए और विदाई देने के इरादे से बैंड बाजा बजाया। दरअसल आज लॉयन सफारी से 2 शेर गोरखपुर के अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर भेजे गए हैं। सपा के प्रदर्शन के दौरान लॉयन सफारी गेट पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। जालौन में जमीनी नाप जोख के दौरान 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम के सामने एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को डंडों से पीट दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अदल सराय का मामला है। और सिद्धार्थनगर में नदी में नहाते समय पैर फिसलने से नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चों की मौत से परिवार में मातम छा गया। ग्रामीणों ने शव को पानी से बाहर निकाला। वहीं बच्चों के डूबने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी और दूसरे बच्चे को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के गौरडीह गांव। सुल्तानपुर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि नगर में आए दिन बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थीं, जिसको देखते हुए पुलिस लगातार बाइक चोरों के गिरोह के धरपकड़ का प्रयास कर रही थी। नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी की 16 बाइक, जिसमें एक चेचिस शामिल है, पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस नगर के कुड़वार नाके पर चेकिंग कर रही थी। उस समय चोरी की बाइक के साथ एक युवक आसिफ को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद पूछताछ करने पर अक्षय और शिवांश को भी पुलिस और स्वाट टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 15 बाइक और एक चेसिस बरामद की है।
चंदौली पुलिस ने एक शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है, जिनके पास से जेवरात, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दरअसल इस गैंग में राष्ट्रीय खिलाड़ी कुश्ती का पहलवान भी शामिल है। दरअसल 18 जनवरी को सैयद राजा कोतवाली के ककरही गांव में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तभी से पुलिस इनकी तलाश में थी और मुखबिर की सूचना पर सैयद राजा पुलिस ने जमानिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर महाराजपुर गांव के कुएं से सामान बरामद किए गए हैं। इनके पास तो लाखों रुपए के जेवरात, एक तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस इन पर कार्रवाई कर जेल भेज रही है। कासगंज में 356 ग्राम प्रधानों के खिलाफ मिड डे मील घोटाले में आरसीआर हो गई है। आरसी के द्वारा लगभग 4 करोड़ 97 लाख रुपए वसूल किया जाना है। बता दें कि सत्र 2009 से 10 में जो एमडीएम का खाद्यान्न अवशेष रह गया था, उसी को धनराशि में कन्वर्ट करते हुए आरसी के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं। 29 ग्राम प्रधानों से लगभग 26 लाख की रिकवरी हो चुकी है। शेष राशि को शासन ने राजस्व की भांति वसूल करने के निर्देश दिए हैं, जिसने पूर्व प्रधानों के खिलाफ रिकवरी जारी हुई है। वो आगामी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने से वंचित रह सकते हैं। कासगंज की बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। गोरखपुर में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन सभागार में आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया जाएगा। शहर के मुख्य चौराहों और अब ई चालान की जगह ऑनलाइन चालान होगा। कंट्रोल रूम पर बैठे स्टाफ के पास चौराहों पर लगे कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ाने की सुविधा होगी। इससे अपराधियों को ट्रेस करने की सुविधा भी होगी। बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद कोतवाली कमालगंज के आजाद नगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से गांव में आधा दर्जन कच्चे मकान, जिन पर छप्पर रखा हुआ था, जलकर राख हो गए। घरों के अंदर रखा गृहस्थी का सामान और अनाज भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने अपने घरों से पानी डाला। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड मौके पर न पहुंचने से ग्रामीणों में काफी गुस्सा था। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। महोबा शहर कोतवाली के समद नगर मोहल्ले में घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर 2 दबंग युवकों ने युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं, मारपीट का विरोध करने पर दोनों दबंगों की बहनों ने आकर अकेली युवती की लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। शराबी दबंग युवकों की करतूत कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए भेज मामले की कार्रवाई तेज कर दी। बलिया में सरकारी देसी शराब की दुकान के सेल्समैन को 3 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान बंद होने के बाद शराब देने से मना करने पर गोली मार दी। गोली लगने से सेल्समैन घायल हो गया। गोली मारकर सभी बदमाश फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के छाता की है। पुलिस इस मामले में हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज कर घटना का अनावरण कर जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने की बात कर रही है। और देवरिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। इस दौरान व्यवस्थापक के तौर पर प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य अतिथि के तौर पर सरकार के मंत्री मौजूद रहे। यहाँ बैंड है, बाजा है, बारात है, लेकिन सब सरकारी खर्चे पर। और व्यवस्थापक तो पूछिए मत। खैर, इस बारे में बात आगे करेंगे। लेकिन यहाँ आए इन लोगों के खिले खिलखिलाते चेहरों पर चमकती हंसी और खुशी के तो क्या कहने। भले ही ये दूल्हा दुल्हन आम लोग हों, लेकिन व्यवस्थापक और बाराती तो बेशक खासम खास हैं। छोटे मोटे अधिकारियों की कौन कहे। यहाँ तो खुद जिलाधिकारी इस विवाह कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं और मंत्री जी मुख्य अतिथि।
यही नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक मेलजोल का इससे बेजोड़ नमूना शायद ही देखने को मिले। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश में सरकार की सामूहिक विवाह आयोजन की पहल से एक ही मंच पर कहीं हिंदू रीति रिवाजों से विवाह तो कहीं मुस्लिम विधि विधान से निकाह की एक खास तस्वीरें अब आम हैं। इस योजना के तहत न सिर्फ लोगों की शादी का सपना साकार हो रहा है, बल्कि इस मौके पर इन्हें जो गिफ्ट दिया जाता है वो नौ दंपत्ति जोड़ों के लिए नया जीवन शुरू करने का एक जोरदार जरिया भी है। देवरिया की ये तस्वीरें इसी की तस्दीक कर रही हैं। यहाँ 221 हिंदू जोड़ों का विवाह और 11 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। उसमें अभी तक जो सूचना है उसमें हमारे 221 हिंदू जोड़े और 11 मुस्लिम जोड़ों की शादी और निकाह हुई है। यहाँ सारी व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से की गई है। हालांकि इस दौरान किन्हीं कारणों से शादी नहीं हो पाने के कारण कुछ लोग अकेले रह गए, वो मायूस नजर आए। करा नहीं पाया। कहाँ है? इस समय तो आ रहे हैं, वहाँ से चल दिए थे, आ रहे थे, गाड़ी खराब हुई तो आ नहीं पाया। वहीं सामूहिक विवाह आयोजन को लेकर सरकार के मंत्रियों को उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि दिसंबर तक लगभग 3 लाख से ज्यादा जोड़ों का विवाह इस योजना के माध्यम से संपन्न होगा। जो गरीब लोगों के, बालिकाओं के, बालकों के शादी में दिक्कतें जाती हैं उसको दूर करने के लिए सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम उन्होंने घोषित किया था। जरा सोचिए, जहां शादी विवाह के नाम पर कोई लाखों लाख खर्च कर देता है तो किसी के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो अपनी शादी भी कर पाए। ऐसे में प्रदेश सरकार की सामूहिक विवाह योजना काबिले गौर भी और काबिले तारीफ भी। एबीपी गंगा के लिए देवरिया से संजीत शाही की रिपोर्ट। बात करेंगे जालौन की, जहां ऋषभ माहेश्वरी वाकई जीनियस हैं, तभी तो उनकी चर्चा इन दिनों देश दुनिया में हो रही है। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। इसी को कहते हैं पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। इनकी उम्र पर मत जाइए, समझ लीजिए ये पैदाइशी जीनियस है। बस थोड़ा सा तराशने की जरूरत थी और अब इनकी चमक से देश ही नहीं दुनिया भी चकाचौंध है। तो इनसे मिलिए, ये ऋषभ माहेश्वरी है, जालौन के उरई के रहने वाले, उम्र महज 6 साल। जब इस उम्र में बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, इन्होंने अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया और इसकी वजह गणित का गुणा भाग है। ऋषभ माहेश्वरी इतने जीनियस और ब्रिलियंट हैं कि 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर इन्हें मुंहजबानी याद है। ये बोर्ड पर भी बिना कोई कैलकुलेशन किए पूरा स्क्वायर लिख देते हैं और इनके पास महज 4 मिनट 10 सेकंड के छोटे से अंतराल में इसे सुना देने की भी विलक्षण प्रतिभा है। इसी को देखते हुए ऋषभ को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मेडल और प्रशस्ति पत्र से नवाजा है। ऋषभ के पिता के मुताबिक ऋषभ का मेंटल IQ लेवल बहुत हाई है। मेरा बेटा भी 6 वर्ष कुछ महीने का है और इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अवार्ड मिला हुआ है। देखिए, इसकी तैयारी लगभग 1 साल से चल रही थी। नॉर्मली तैयारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन जैसे छोटे विषयों पर चालू हुई थी। ये अवार्ड शायद उसका पिछले साल ही आ जाता, पर ये कोरोना के कारण क्या हुआ, सब कुछ बंद था, मतलब चीजें ऑनलाइन हो गई। मतलब हम करीबन 1.5 साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, जो आज जाके मतलब साक्षर होता है। दरअसल कोरोना महामारी के वक्त जब स्कूल बंद पड़े थे, ऋषभ माहेश्वरी घर पर रहकर गणित की बारीकियों को समझ बूझ रहे थे और नए नए प्रयोग कर रहे थे। ऋषभ अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता और होम ट्यूटर को देते हैं। मैंने अवार्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का पाया है, आगे मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाना है। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। बहरहाल ऋषभ आगे चलकर IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। उम्मीद है ऋषभ की मेहनत आगे भी रंग लाएगी। ABP गंगा के लिए जालौन से मयंक की रिपोर्ट।